हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फिर से जुड़ चुका हूँ एक बार। आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज मैं अनसॉल्व्ड पेपर 2018 का तीसरा सेट लेकर के आया हूँ। इससे पहले मैं इसके 2 सेट करवा चुका हूँ, पहला सेट और दूसरा सेट करवा चुका हूँ। ये जो अनसॉल्व्ड पेपर की मैं सीरीज़ लेकर के आया हूँ, इसमें मैं सेक्शन बी का ग्रामर पोर्शन करवाता हूँ। तो उसी कड़ी में आज तीसरा सेट है और इसका जो सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का जो पहला पार्ट होता है ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना होता है। उसी क्रम में बच्चे सभी लोग अनसॉल्व्ड पेपर पास रखा करें। ये अग्रवाल का अनसॉल्व्ड पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ और ये 2018 का तीसरा सेट है। अगर किसी के पास दूसरा कोई अनसॉल्व्ड पेपर है, कोई दिक्कत नहीं है, सेट मिला लीजिए। BS BZ ये सेट है, उसमें नंबर दिया होता है, उसी का है। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया है, द टेलर सेड टू द कस्टमर आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट। फिर आगे कह रहा है, आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, द टेलर सेड टू द कस्टमर। टेलर ने कस्टमर से कहा, ग्राहक से कहा, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट। क्या आपको सूट की तत्कालिक आवश्यकता है, अर्जेंट चाहते हो। आर यू रेडी टू पे मी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो क्या आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज, अतिरिक्त पैसे देने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसमें ये इन्वर्टेड कामास के अंदर जो यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए हैं इन्वर्टेड कामास के अंदर, एक ये हो गया आर यू रेडी, आर यू इन अर्जेंट नीड ऑफ योर सूट, और दूसरा ये हो गया। अब दोनों क्या हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोनों में लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। स्टार्टिंग दोनों की हेल्पिंग वर्ब से है, यानी कि ये दोनों सेंटेंस जो हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। तो ये क्या बनेगा, द टेलर आस्क्ड द कस्टमर। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कनेक्ट करना है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड हम इफ़ लगाएंगे। या तो हम इफ़ लगाएं या फिर वेदर लगाएं। तो यहाँ पर इफ़ लगा रहे हैं, इफ़ से जोड़ रहे हैं। अब क्या है कि इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वो असर्टिव बनेगा, यानी कि पहले सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है। तो यू सेकेंड पर्सन का है और सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, कस्टमर है। कस्टमर है, ग्राहक है। तो ये ग्राहक पुरुष भी हो सकता है, ये ग्राहक स्त्री भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर जो हम लगाएंगे तो ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। मतलब यू को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो हम ही लिखे देते हैं, इफ़ ही। अब क्या है, आर यू के साथ लगाए तो ही के साथ इज़ होगा, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस है, इसको पास्ट में बदलना है तो ही वाज हो जाएगा। ही वाज, आगे बढ़ते जाएंगे, इन अर्जेंट नीड ऑफ। अब योर आया है, सेकेंड पर्सन का है, पजेसिव प्रोनाउन है ये। देखिए यू के साथ योर लगा, इसलिए ही के साथ क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। वैसे इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ये इसका जो बनेगा ही बनेगा, इसका पजेसिव केस हिज बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आसान ये है कि जो एक बार आप लगा लें उसी के अकॉर्डिंग लगा दीजिए। तो ही है तो यहाँ पर हिज हो जाएगा, शूट। अब ये सेंटेंस यहाँ पे समाप्त होता है। आगे फिर सेंटेंस दिया है, मतलब इसमें पूछा ही जा रहा है, क्वेश्चन ही किया जा रहा है। मतलब वो एक बात कह रहा है उसी में कुछ और जोड़ रहा है। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख दें एंड से जोड़ेंगे, एंड एडेड। मतलब उसने और बात जोड़ दी, कहा क्या, फिर इफ़ लगाएंगे, एडेड इफ़। क्या, यू है, ही हो जाएगा, आर है, वाज हो जाएगा, फिर रेडी टू पे। अम्मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, टेलर के अनुसार हो जाएगा। मतलब ये किसके अनुसार, टेलर के अनुसार।
तो टेलर को हम ही बना दें या सी बना दें, चलो ही बना दिया। अब ही का ऑब्जेक्टिव केस लगेगा तो क्या हो जाएगा हिम, और फिर क्या है एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पर एक बात जो ध्यान देने वाली है तो ज़रा ध्यान देंगे, जैसे हमने ये कहा है एंड एडेड इफ़, अगर आप एडेड इफ़ नहीं लगा रहे हैं तब भी सही है, एडेड इफ़ हटा दीजिए, ऐसे भी कर दीजिए शूट एंड ही वाज रेडी टू पे हिम एक्स्ट्रा चार्जेस। कंफ्यूज मत होइएगा, एडेड इफ़ लगा दें तब भी ठीक है, नहीं लगा रहे हैं एंड ही वाज लगा रहे हैं तब भी सही है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों सेंटेंस इसी के द्वारा बोले गए हैं। क्लियर है ना? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला है शी सेड रमन sang एंड दिनेश डांस्ड इन द फंक्शन। मतलब उसने कहा, रमेश ने फंक्शन में गीत गाया और दिनेश ने फंक्शन में डांस किया। अब क्या है कि इसको बदलना है, तो यहाँ पर देखिए रमेश sang डांस, ये क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है और ये असर्टिव है, मतलब इंट्रोगेटिव वगैरह नहीं, असर्टिव ही है। तो जब ये असर्टिव है तो देखिए यहाँ पर अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया होता तो हम सेड को टोल्ड में बदलते, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड का सेड ही रहेगा, सी सेड। क्योंकि ये असर्टिव है इसलिए कनेक्टिव वर्ड हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब ये सब्जेक्ट रमन हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो तो इस सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। और जब पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे तो वहाँ पर ध्यान रखना है वर्ब और मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो क्या हो जाएगा रमन हैड, sang की थर्ड फॉर्म संग हो जाएगी, फिर एंड रहने देंगे, फिर दिनेश हो जाएगा। अब यहाँ पर डांस्ड है तो इस सेंटेंस को भी वो कर दीजिए, क्या है, रमन हैड संग एंड दिनेश हैड डांस्ड, फिर क्या है इन द फंक्शन, इन द फंक्शन, ये हो गया। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेड को सेड ही रहने देंगे, दैट से जोड़ दिया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, तो रमन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हमको हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हैड संग हो गया। अब इसको चेंज किया तो दिनेश हैड डांस्ड हो गया इन द फंक्शन। इस प्रकार ये इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट है, इसमें दो सेंटेंस दिए हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं। अब इनको क्या करना है कि कंबाइन करना है, तो इस वाले को सिंपल में कंबाइन करना है, इस वाले को कॉम्प्लेक्स में कंबाइन करना है। तो पहले लिखा ही हैज़ फेल्ड मेनी टाइम्स, तो वो कई बार असफल हो चुका है। ही स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह हमेशा सफल होने की आशा करता है, फिर भी वह सफल होने की आशा करता है। अब क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो अब दिक्कत ये है कि हम कौन सा रूल अपनाएंगे। तो रूल अपनाने के लिए ज़रा एक बात समझें, अगर दो सेंटेंस दिए हैं, ऐसे दो सेंटेंस दिए हैं और दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दो सेंटेंस दिए हैं दोनों का सब्जेक्ट सेम है और उनमें क्या है विरोधाभास दिखाया गया, कैसे समझेंगे आप? ऐसे समझिए जैसे सड़कें होती हैं, कहते हैं ना कि वन वे सड़क है, जैसे एक ये सड़क है तो कहते हैं कि ये वन वे है, मतलब इधर से ये सिर्फ जाने वाले, और एक ये होती है कि इधर से सिर्फ आने वाले, मतलब ये वन वे सड़क है। और एक सड़क ऐसी होती है कि जैसे ये है सिंगल ही होते हैं, इसमें इधर जाने वाले भी होते हैं और इधर आने वाले भी होते हैं। कहने का मतलब ये है, तो अगर वन वे मतलब कह सकते हैं कि एक कार्य हुआ उसके फलस्वरूप दूसरा कार्य हुआ, है ना, तो वहां पर दूसरी कंडीशन होती है। अगर ये ऐसा है कि एक कार्य हुआ और जो दूसरा कार्य है उसके अपोजिट है तो दूसरी कंडीशन है। मतलब ये है, तो यहां पर देखिए कौन सी कंडीशन है कि मतलब वह असफल हो चुका है,
और जब कोई बार बार असफल होता है तो उसका परिणाम ये होता है कि वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, वो आगे उम्मीद नहीं रखता है सफल होने की। ये वन वे है। लेकिन अब क्या है कि वो असफल हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है कि आशा करता है सफल होने की। तो ये दोनों बातें क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, विरोधाभास है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, विरोधाभास हो, दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत हो, एक इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर सिंपल बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, इन स्पाइट ऑफ। ध्यान रखेंगे, इन स्पाइट ऑफ का यूज करके हम इसको जोड़ देंगे। मतलब कौन सा रूल लगेगा, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर अ जेरंड और नाउन, ये वाला रूल अपनाएंगे। तो यहां पर क्या है, दोनों अपोजिट बातें। भाई वो असफल हो गया तो उसको हताश हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसके अंदर अभी भी आशा है किस चीज़ की, सफल होने की। तो क्या है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट बातें हैं और दोनों को अगर सिंपल बनाना हो, ध्यान रखेंगे एक बात बच्चे, ध्यान रखें यहाँ पर, अगर दोनों सेंटेंस एक दूसरे की अपोजिट बातें रखते हो, विरोधाभास रखते हो, अगर सिंपल बनाना है हम लगाएंगे इन स्पाइट ऑफ, कॉम्प्लेक्स बनाना है लगाएंगे आल दो, अगर कंपाउंड बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, स्टिल लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो हमको बनाना है सिंपल, तो हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इन स्पाइट ऑफ। अब ये हो गया प्रीपोजिशन। अब इसके बाद या तो हम जीरंड बनाएं या फिर नाउन बनाएं। जीरंड क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और नाउन क्या होता है कि अगर वर्ब दी है तो वर्ब को हमको नाउन बनाना पड़ता है। अब जैसे यहाँ लिखा है फेल्ड, तो फेल्ड को अगर हम नाउन में चेंज करें तो ये हो जाएगा फेलर। तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर, बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी क्या करेंगे, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ये हो गया, इन स्पाइट ऑफ मेनी फेलर्स हो जाएगा, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। ये हो गया, मतलब बहुत सारी असफलताओं के बावजूद भी वह सफल होने की उम्मीद रखता है। अब अगर इसको दूसरी तरीके से बनाना चाहें तो ऐसे हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, नाउन बनाया है, हम जीरंड भी बना सकते हैं। तो जब हम जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ। अब इसका हम जीरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फेलिंग, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मेनी टाइम्स। ये हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे, ही स्टिल होप्स टू सक्सीड। इस तरीके से हम बना देंगे। यहां पर हमने नाउन बना दिया है और यहां पर क्या कर दिया है, जीरंड बना दिया है। तो ये सिंपल बन गया। दूसरा है, ही रैन सो क्विकली, वह इतनी शीघ्रता से दौड़ा। ही सून ओवरटुक हिज फादर, कि वो जल्दी ही उसने अपने फादर को, अपने पिताजी को ओवरटेक कर लिया, मतलब उनसे आगे निकल गया। मतलब वह इतनी तेजी से दौड़ा कि वह जल्दी ही अपने पिताजी से आगे निकल गया। अब देखिए हिंदी में ही जोड़ लो, पता चल जाएगा। वह इतनी तेजी से दौड़ा, एक सेंटेंस, वह जल्दी अपने पिताजी से आगे निकल गया। जब हम हिंदी में जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, वह इतनी तेज दौड़ा कि वह शीघ्र ही अपने पिताजी से आगे निकल गया। कौन सा वर्ड आ रहा है जोड़ने के लिए, की, और जब की बीच में आए तो हम किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, ही रैन सो क्विकली दैट ही soon overtook his father। इस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 का अगला पार्ट है सी पार्ट। इसमें क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होता है। तो इसमें एक सेंटेंस दिया है, इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, और एक ये सेंटेंस दिया है, इसको असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना होता है। देखिए ये लिखा है, दे सा हिम क्लाइंबिंग ओवर द फेंस, उन्होंने उसको चार दीवारी के ऊपर चढ़ते हुए देखा। तो इसको पैसिव वॉइस बनाना है। सभी लोग जानते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। सबसे मेन चीज़ जो इसमें होती है देखने वाली, ये होती है कि ये किस टेंस का है, उसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए, और सबसे अच्छी बात ये है
सेंटेंस इतना बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, डरिए मत। आप कहाँ तक देखेंगे, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको सब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए, यही तो चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो जहाँ ऑब्जेक्ट मिल जाए वहाँ तक सेंटेंस रोकिए। ये सब्जेक्ट मिल गया, ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिल गई और ये ऑब्जेक्ट मिल गया, आप इतने का पैसिव वॉइस बनाइए, बस पैसिव वॉइस इतने का ही बनाना है, बाकी तो उसमें जोड़ देना है। मतलब इस सेंटेंस से मतलब क्या, वो बाद में जोड़ देना है, आप सिर्फ इतने का पैसिव वॉइस बनाइए। लोग क्या करते हैं कि वो इतना बड़ा सेंटेंस देखते हैं, बेचारे घबरा जाते हैं कि अरे ये कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत नहीं, आप सेंटेंस को पढ़िए और वहां तक जाइए जहां आपको ऑब्जेक्ट मिल जाए। ऑब्जेक्ट मिल जाए वहीं पर रुकिए, उतने का ही पैसिव वॉइस बना दीजिए। ऑब्जेक्ट के बाद जितना भी दिया है उसको बाद में उसमें जोड़ दीजिए। अब देखिए क्या लिखा है, दे सा हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म लगी है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। और जब इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो इसके बाद जो टेंस आता है, इसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस का, उसमें वर्ब लगती है वाज वर, तो इसमें भी हम वाज वर ही लगाएंगे। सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है हिम, इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा ही के साथ वर्ब कौन सी लगाएंगे, वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ही वाज सीन। अब इतने का पैसिव वॉइस बना दीजिए। तो दे का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इधर हो जाएगा देम और उससे पहले क्या लगाएंगे, बाई, मतलब ही वाज सीन बाई देम। अब जो बचा हुआ है उसको उसी में जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग ओवर द फेंस। कोई दिक्कत नहीं, बन गया ये हमारा पैसिव वॉइस। इतना ऑब्जेक्ट तक पकड़िए, उसको पैसिव वॉइस बनाइए, बाकी जो बाद में बचा है वो जोड़ दीजिए। अगर हम चाहें तो ये बाय देम बाद में भी जोड़ सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम, ये भी हो जाएगा। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ही वाज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंस बाय देम, इसको भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस इतना करिए जहां तक ऑब्जेक्ट मिले उसको वहीं तक पैसिव वॉइस बना दीजिए, बाकी आगे जो भी चीज जुड़ी हुई है उसमें जोड़ दीजिए। फिर अगला सेंटेंस है, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में दीजिएगा। इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें तो नहीं, उसके बाद वाले में मैं उनको रिप्लाई करूंगा। मतलब ये है कि जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसकी जो क्वेरी होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक। फिर ये लिखा है, इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर। क्या कहा जा रहा है, क्या ये अपने टीचर से बात करने का तरीका है। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसको किसमें चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म करना है। किसमें ट्रांसफॉर्म करना है, असर्टिव में। तो देखिए असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो करना क्या है, सबसे पहले बात समझो, करना क्या है। जैसे ये लिखा है, इज दैट द वे टू टॉक टू योर टीचर, ये इंट्रोगेटिव है, इसको पहले हम बनाएं असर्टिव। असर्टिव बना दे। असर्टिव बनाए क्या होता है, असर्टिव में ये होता है कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, देखिए दैट है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दैट, दैट ले आइए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है, मतलब क्या लिखेंगे, दैट इज। आगे बढ़ते जाइए, दैट इज द वे टू टॉक टू योर टीचर, फुल स्टॉप। अब देखिए आप करना क्या है, ये इंट्रोगेटिव है, मैंने इसको असर्टिव बना दिया। अब जो मेन चीज़ होती है असर्टिव से इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव से निगेटिव जो भी बात है, तो करना क्या, देखिए यहाँ इज लगा है, पहले है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है, इसमें नाट नहीं आया। तो जब अगर पहला सेंटेंस अफर्मेटिव है तो दूसरे को हम निगेटिव बनाते हैं, अगर पहला निगेटिव होता है तो दूसरे को अफर्मेटिव बनाते हैं। मतलब इसमें नाट नहीं लगा है, इसलिए दूसरे वाले सेंटेंस में हमको नाट लगाना पड़ेगा। तो नाट कहाँ लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। तो यहाँ लगा देंगे, दैट इज नॉट द वे टू टॉक टू योर टीचर, ये होता है। मतलब इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना हो या असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना हो,
तो बात ध्यान रखिए, अगर इंट्रोगेटिव दिया है हमको असर्टिव बनाना है तो पहले तो असर्टिव का जो फार्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर मेन वर्ब लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, जो भी वर्ड है। तो पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, आगे बढ़ते गए। मेन मकसद ये है अगर इसमें नाट नहीं आया तो इसमें नाट लगाना है, अगर इसमें आया तो इसमें नहीं लगाना है। तो इसमें नहीं आया इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा दिया गया। इस प्रकार से ये असर्टिव सेंटेंस बन गया है। मतलब असर्टिव बना देंगे अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखेंगे पहले में नाट आया तो दूसरे में नहीं लगाएंगे, अगर नहीं आया तो दूसरे में लगाएंगे, तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो डी पार्ट है, इसमें क्या है कि इनकरेक्ट सेंटेंस दिए होते हैं और उनमें सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। इस समय जो इसका पैटर्न है उसमें 4 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको 2 ही करेक्ट करने हैं, लेकिन इस वाले सेट में 6 दिए हैं, तो सभी को देख लेते हैं। पहला ये है, आई एम इल फॉर 2 days। अब देखिए क्या कह रहा है, मैं 2 दिन से बीमार हूँ। मतलब कोई कार्य एक समय दिया है, वहाँ से चालू हुआ, प्रेजेंट टाइम में भी गतिमान है। और जब ऐसी कंडीशन होता है कि एक टाइम दिया है, वहाँ से वो कार्य चल रहा है और अभी भी गतिमान है, तो इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे तो वहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज़ बीन या हैव बीन, तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव बीन। तो ये हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 2 days। 2 days क्या है, अनिश्चित समय, इसलिए इसके लिए फॉर सही है। अगर दिया होता मंडे से, संडे से, ये अगर इस तरह से दिन दिया होता तो वहाँ हम लगाते हैं सिंस। तो बस यह हो जाएगा आई हैव बीन इल फॉर 2 days। अगला दिया है व्हेन हरी केम, जब हरी आया, देन तब हिज ब्रदर वाज नॉट देयर, तब उसका भाई वहाँ नहीं था। अब यहाँ पर देखिए 2 क्लासेज हैं, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। जब इस तरह के सेंटेंस हो, 2 क्लासेज हों और एक क्लास में व्हेन आया हो, उसकी स्टार्टिंग व्हेन से हो, तो दूसरी क्लास में हम देन नहीं लगाते हैं, उससे पहले सिर्फ कॉमा लगाते हैं, उससे पहले सिर्फ कॉमा लगाते हैं। या ऐसे ध्यान लीजिए, व्हेन के साथ हम देन का यूज़ नहीं करते, हमको क्या करना है, सिर्फ कॉमा लगा देता है। मतलब जब हरी आया तब उसका, इस कॉमा लगा देंगे और तब का भाव निकल ही आएगा, तब उसका भाई वहाँ पर नहीं था। फिर है शीप्स एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ और बकरियां क्या है कि वो फील्ड में चर रही थी। अब देखिए यहाँ पर गोट लिखा, तो गोट का तो प्लूरल नंबर गोट्स होता है, बन जाएगा ठीक। शीप का सिंगुलर भी शीप होता है और प्लूरल भी शीप होता है, तो यहाँ से एस हटेगा, ये हो जाएगा शीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगर दूसरी तरीके से बनाना चाहे तो मेनी शीप हो जाएगा, मेनी शीप कर सकते हैं, लेकिन शीप्स नहीं करेंगे। तो या तो हम कर दें शीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, या फिर हम कर दें मेनी शीप एंड गोट्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तब शीप का सिंगुलर भी शीप ही होता है, प्लूरल भी शीप होता है, मतलब शीप में एस नहीं लगाया जाता है। फिर है नीदर ऑफ देम टेल अ लाई, नीदर ऑफ देम टेल अ लाई। तो नीदर, ईदर, नन, ये क्या है, सिंगुलर नंबर। इनके बाद अगर इस तरह का कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, नीदर ऑफ है, ईदर ऑफ है, नन ऑफ है, तो इनके बाद जो वर्ब लगाई जाती है वो सिंगुलर नंबर की वर्ब लगाई जाती है। और यहाँ पर टेल क्या है, प्लूरल नंबर की वर्ब है। और अगर टेल को हमको सिंगुलर बनाना होगा तो क्या करेंगे, टेल में एस लगा देंगे, टेल्स हो गया। अब सही हो गया, नीदर ऑफ देम टेल्स अ लाई, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए आई एम शॉर्ट इन मनी, शॉर्ट के बाद इन नहीं लगाते हैं कि कोई चीज़ है, शॉर्ट है, किसी चीज़ से शॉर्ट है, किसी चीज़ की कमी है, तो वहाँ पर इन नहीं लगाएंगे, आब लगाएंगे। आई एम शॉर्ट आब मनी, अब ये सही हुआ। फिर लिखा ही इज़ वेरी एंग्री आब मी, वह मुझसे बहुत गुस्सा है। तो एंग्री के साथ हम आब नहीं लगाते हैं, विद लगाते हैं, ही इज़ वेरी एंग्री विद मी। इस प्रकार ये करेक्ट सेंटेंस हो गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिए होते हैं और जिनको अपने सेंटेंस में यूज़ करना होता है। तो 3 करने होते हैं, इसमें 5 दिए हैं। पहला है ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश, पनिश मतलब दंडित करना, दंडित करना। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करना है, तो देखिए क्या है, कैसे कर दें। ही वॉज ब्रॉट टू बुक
फॉर मेकिंग अ नॉइज। अब इसका मतलब ये हुआ कि उसे शोर मचाने के लिए दंडित किया गया, उसे शोर मचाने के लिए दंडित किया गया। तो हो जाएगा ही वॉज ब्रॉट टू बुक, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगी है, ब्रॉट टू बुक फॉर मेकिंग अ नॉइज। अगला है लुक डाउन अपॉन। इसमें जो दिए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हैं, अक्सर ये पूछे जाते हैं। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है हेट, हेट मतलब घृणा करना, घृणा करना ये है। अब इसको यूज़ करना है, लुक डाउन अपॉन मतलब हेट, घृणा करना। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा भी सेंटेंस बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि मैं कभी किसी से घृणा नहीं करता हूँ, मैं ये बना रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई नेवर लुक डाउन अपॉन एनीवन। इसका मतलब ये होगा कि मैं कभी भी किसी से घृणा नहीं करता हूँ। फिर है टू एंड फ्रो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है हेयर एंड देयर। इसका मतलब होगा इधर उधर, हेयर एंड देयर मतलब इधर उधर। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ कि वह रात भर इधर उधर टहलता रहा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ही kept on walking to and fro throughout the night. तो इसका मतलब ये होगा कि वह रात भर इधर उधर टहलता रहा। फिर है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले सेट में जितने दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, बहुत बार पूछे गए हैं। आप अनसॉल्व्ड उठा के देख लीजिए, ये बार बार पूछे जा रहे हैं। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, रैपिडली, रैपिडली मतलब होता है बहुत तेज़ी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, या इसको ऐसे कह सकते हैं दिन दूनी रात चौगनी, एक मुहावरा होता है, वही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी। ये कहावत है, इसका मतलब यही होता है दिन दूनी रात चौगुनी। तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि आजकल इंटरनेट का प्रयोग बहुत तेज़ी से हो रहा है, आजकल इंटरनेट का प्रयोग दिन दूनी रात चौगुनी की तरह से बढ़ रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, नाउ द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ increasing by leaps and bounds, by leaps and bounds। तो ये हो जाएगा। अब देखिए लिखा है अगला अ रोलिंग स्टोन। अ रोलिंग स्टोन का मतलब होता है फिकल माइंडेड पर्सन, फिकल माइंडेड पर्सन, इसको बोलते हैं अस्थिर व्यक्ति, अस्थिर व्यक्ति, या इसको कहते हैं बिन पेंदी का लोटा भी कहते हैं। कहावत है बिन पेंदी का लोटा, मतलब आ रोलिंग स्टोन, इसका मतलब क्या होगा, बिन पेंदी का लोटा, मतलब ऐसा लोटा होता है बिन पेंदी का अगर हो तो देखो रख दो, कभी इधर ढंगेगा, कभी इधर लुढ़केगा, कभी इधर, इसी प्रकार का इसको कहा जाता है फिकल माइंडेड पर्सन। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिधर लाभ देखता है उधर खिसक जाता है, एक तरह स्थिर नहीं रहता, कभी इस पाली में कभी इस पाली में। तो इस तरह के लोगों को बोलते हैं अ रोलिंग स्टोन। अब देखिए यूज़ कर रहे हैं हम कैसे, नाउ द पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन मतलब जो नेता होते हैं, राजनेता होते हैं। तो क्या होता है, नाउ द पॉलिटिशियन हैव बिकम अ रोलिंग स्टोन, अ रोलिंग स्टोन। क्या है कि आजकल क्या है कि ये जो नेता है वो बिन पेंदी के लोटे बन गए। क्यों, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, कभी बीजेपी में आ जाते हैं, कभी सपा में चले जाते हैं, तो कभी बसपा में चले जाते हैं। तो ये क्या है कि इन नेताओं को कहा जा सकता है कि ये सब क्या है, अ रोलिंग स्टोन, बिन पेंदी का लोटा। अब इसी का अगला पार्ट है
10 का बी, इसमें क्या है, एंटोनिम्स। 3 वर्ड्स दिए हैं और सभी का एक एक एंटोनिम्स लिखना है, मतलब अपोजिट वर्ड लिखना है। तो पहले ये दिया है फ्रीडम दिया है। सभी लोग जानते हैं फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता होती है, आज़ादी होती है। तो सभी लोग कमेंट करें फ्रीडम का अपोजिट वर्ड क्या होगा, फ्रीडम का एंटोनिम्स क्या होगा। हाँ सभी लोग करें, कमेंट करें। देखिए फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा गुलामी, और जिसको हम क्या बोलेंगे, स्लेवरी। ये इसका अपोजिट वर्ड होगा। नेक्स्ट है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, और देशभक्त का अपोजिट वर्ड क्या होगा, देशद्रोही। तो देशद्रोही को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेटर। ट्रेटर इसका मतलब होता है देशद्रोही। फिर अगला है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। देखिए या तो हम कर दें अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा, और या फिर हम बोरिंग भी कर सकते हैं, बोरिंग भी हो जाएगा। अनइंटरेस्टिंग या फिर बोरिंग, ये भी हो जाएगा। फिर इसी का जो अगला पार्ट है सी, ये सिनोनिम्स का पोर्शन है। इसमें भी एक एक सिनोनिम लिखना है। तो पहले लिखा हम्बल। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा ये हम कर सकते हैं मोडेस्ट, मोडेस्ट हो जाएगा। फिर है रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो इसका जो हो जाएगा क्रेडिबल। क्रेडिबल भी होता है विश्वसनीय। अगला है ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना, तो इसका क्या हो जाएगा, सिक्योर। सिक्योर हो जाएगा। कहते नहीं कि ऑब्टेन, उसने इतने नंबर ऑब्टेन किए, तो मतलब उसने इतने नंबर सिक्योर किए। गेट भी कर सकते हैं। तो ये एंटोनिम्स हो गए और ये सिनोनिम्स हो गए। इसका जो अगला पार्ट है 10 का डी, तो इसमें क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लिखने हैं। तो पहला दिया है अ पर्सन वाइडली नोन फॉर एविल डेट्स। एक ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो बुरे काम के लिए जाना जाता है, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध है, तो उसको प्रसिद्ध नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाँ कुख्यात बोलते हैं। जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है उसको विख्यात बोलते हैं, और जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है उसको कुख्यात बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोटोरियस। नोटोरियस इसका मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात है। फिर है वन हु गोज ऑन फूट। ऐसा व्यक्ति जो पैदल चलता है इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन पदयात्री, पैदल यात्री या पदयात्री, ये होता है। फिर अगला दिया है दैट कैन नॉट बी कंक्वायर्ड। एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी चीज़ जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं जिसको हराया ना जा सके, तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल बोलते हैं, जिसे जीता ना जा सके या जिसे हराया ना जा सके उसको बोलते हैं इनविंसिबल। अब इसका जो ई पार्ट है, अब इसमें होमोफोन्स दिए होते हैं, 2 होमोफोन्स दिए हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन उनकी मीनिंग क्या होती है, अलग होती है। तो उनकी मीनिंग लिख करके अपने सेंटेंस में यूज़ करना होता है। ये भी कई बार पूछा गया है। ह्यूमन, इस ह्यूमन का मतलब HUMAN, इस ह्यूमन का मतलब होता है मानव। और जो दूसरा लिखा है HUMANE ह्यूमन, इसका मतलब होता है दयालु, दयालु। अब इनको अपने सेंटेंस में यूज़ कर देना है। देखिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक कहावत है टू अर्थ इज़ ह्यूमन। अलेक्जेंडर पोप एक महान पोएट थे इंग्लिश के, उन्होंने ये कोटेशन दी थी, टू अर्थ इज़ ह्यूमन। तो गलती करना मानव का काम है, तो ये हो जाएगा। अब फिर दयालु करना है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, माई फ्रेंड इज़ वेरी ह्यूमन। मेरा मित्र जो है वो बहुत ही दयालु है। इस प्रकार से ये सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के ये मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो सभी लोग को देख लें
ये वाला सेट क्या है कि इसमें जो वोकैबुलरी पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है इस सेट की, तो ये सेट आपके लिए बहुत मायने रखता है। इसको अच्छे से तैयार कर लें और सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके संपर्क में हैं, उनको बताएं कि अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है। आप सभी लोग इसका लाभ उठाएं, सभी लोग देखें। और ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला सेट लेकर के आऊँगा। थैंक्स।